माइंडलेस माचो मेहन, एक वेल क्राफ्टेड स्पाई फिल्म जो आगे आने वाली बॉलीवुड की स्पाई फिल्मों को हमेशा के लिए पोटेंशियली बदल सकती है, वो माइंडलेस है। वाई अर्जुन रामपाल सिंह भारत माता की जय शुड वरी बॉलीवुड ऑडियंसेस। अब किसी एक्टर के भारत माता की जय बोलने पर भी प्रॉब्लम है। मेनी इंसल्ट्स ऑनलाइन एंड भक्स वुड बिलीव दैट देयर इज नथिंग मोर मैस्कुलिन एंड ऑनरेबल देन लेइंग वन्स लाइफ ऑन द लाइन फॉर द नेशन। देश के लिए अपनी जान देना, मार्टरडम, वीर गति को प्राप्त हो जाना अपने देश के लिए, इन लोगों के हिसाब से इनसेल बिहेवियर है। धुरंधर द रिवेंज is a masterstroke in pandering to a nation that wants to be misled. Dhurandhar the Revenge is made for the same sycophantic audience who tune into TV news each night. It's ugly, lopsided, and operating in bad faith to garner viewership. I found myself thinking that maybe it's what the mobs in the theaters want these days. They want to be pandered to, they want to be misled. फिल्म लॉपसाइडेड है, बैड फेथ में बनी हुई है, और आप और मेरे जैसे लोग जो इन दोनों फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं वो मॉब्स हैं। धुरंधर द रिवेंज एंड द पेरिल्स ऑफ नेशनलिस्ट वायलेंस। पेरिल्स का मतलब होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, और इनके हिसाब से अगर आप नेशनलिस्ट वायलेंस करते हो, यानी कि अपने नेशन की सिक्योरिटी के हित में वायलेंस करते हो, टेररिस्ट को मारते हो, तो वो डेंजरस है। अ लाउड वायलेंट स्पेक्टिकल दैट फॉरगेट्स टू ब्रीथ। ये लिखते हैं, चैनलिंग द मूड ऑफ द मोमेंट व्हेन द वर्ल्ड इज इचिंग for war, he feeds the bloodlust of a section of masses, ensuring a box office bonanza but setting a dangerous precedent. तो इनके हिसाब से अगर आपको और मेरे को धुरंधर पसंद है, तो हम उस सेक्शन ऑफ द मासेस में से हैं जो ब्लड थर्स्टी हैं, जिनको ब्लड लस्ट है। ये कुछ रिव्यूज हैं धुरंधर पार्ट 2 के that were published in The Wire, Quint and The Hindu. इन रिव्यूज को पढ़ के आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली ये कि इन रिव्यू के ऑथर्स मोदी सरकार यानी कि रूलिंग पार्टी को तो हेट करते ही हैं, which is absolutely fine, it's their right to do so. लेकिन इनकी बीजेपी हेट इस कदर बढ़ चुकी है कि इन रिव्यूज में वो बीजेपी हेट नहीं दिखती, वो दिखती है हेट टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड द हेट टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और दूसरी चीज ये कि ये सारे रिव्यूज डेंजरसली बॉर्डरलाइन करते हैं विद सिंपैथाइजिंग टेररिज्म। देश के लिए जान देने को क्वेश्चन करा जा रहा है। एक्टर अगर भारत माता की जय बोल रहा है तो वो बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। अगर आपको धुरंधर पसंद है तो आप पगलाए हुए ब्लड थर्स्टी मॉब का पार्ट बताए जा रहे हो। एज वी स्पीक धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ रुपए मात्र 7 दिन में कमा चुकी है। अब ये कलेक्शन नंबर जो धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पे किए हैं, और साथ ही जो पोटेंशियली अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स इसने सेट किए हैं, वो एक स्टॉन्च प्रूफ है ऑफ द फैक्ट दैट द मासेस लव धुरंधर। लेकिन एक लॉबी अभी भी लगी हुई है, अभी भी कुछ लोग हैं जो हेल बेंट हैं टू साइडलाइन आदित्य धर्स, जीनियस ऑफ फिल्म मेकिंग, बिलिटल धुरंधर एंड कॉल द पीपल हु लव धुरंधर एज ब्लड थर्स्टी मॉब्स। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग about the left wing or the right wing. I'm here to support those films that can absolutely change the trajectory of Bollywood filmmaking forever. एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे के पूरे बॉलीवुड को साइडलाइंस पे बिठा के सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और एक ऐसी फिल्म जिसने रिसर्च फॉर फिल्म मेकिंग को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। उसे प्रोपेगेंडा लेबल करके, उसे ब्रेनलेस बोलकर, उसे माइंडलेस बोलकर उससे उसका मेरिट छीनने की कोशिश करी जा रही है। और ये सब करा जा रहा है while sympathizing with terrorism and Pakistan and at the same time by taking digs at our martyrs. YRF की अमन की आशा वाली फिल्मों की कुछ ऐसी लत लग चुकी है इन लोगों को, इस लॉबी को, कि वो धुरंधर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाई गई चीजों को समझते हुए भी ना समझा करना चाहते हैं। ये है तो वो लॉबी जो कहती है that we stand for debate and mutual understanding on disagreements, but what they actually stand for is that if we do not like something then it is a propaganda. If we cannot wrap our heads around the fact कि एक डायरेक्टर की कुछ फिल्मों में कुछ चीजों को दिखाने की पर्सनल चॉइस हो सकती है, then it is a propaganda. अगर ओपनहाइमर जैसी फिल्म में जहां एक आदमी जिसने एटम बम बनाकर लाखों लोगों को चंद सेकंड्स में भस्म कर दिया, जला के मार दिया, उसकी मानसिकता की बात होती है, तो वो क्या है? एक मास्टरपीस। और अगर हमारी फिल्म जो ये दिखा रही है कि हमारे स्पाइज हु आर वर्किंग बिहाइंड द एनिमी लाइंस और वहां पे वो मार रहे हैं टेररिस्ट को उन्हीं के देश में, तो वो इन लोगों के हिसाब से क्या है? माइंडलेस हाइपर मैस्कुलिनिटी और ब्लड लस्ट। बहुत लोगों का कहना है कि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोपेगेंडा फिल्म है। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और यही सेम लोग एक्चुअली एब्सोल्युटली क्लूलेस है अबाउट एन एक्चुअल प्रोपेगेंडा फिल्म जिसका नाम था नेहरू, और वो आई थी 1984 में। ये फिल्म बनाई थी श्याम बेनेगल ने, किसके साथ? व्लादिमीर यूरी और अलेक्जेंडर नाम के 3 रशियन प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया था? इंडिया की फर्स्ट स्टेट ओन्ड एंड स्टेट फंडेड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन यूनिट जिसका नाम था फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया। पूरी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में एक डायलॉग ऐसा नहीं है जो इंडियन मुस्लिम्स या फिर इवन पाकिस्तानी
पाकिस्तानी मुस्लिम्स को डिमीन करता हूं। इनफैक्ट धुरंधर 2 में हमजा यालीना को यह तक कहता है, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं तुम्हारे देश के दहशतगर्दों से। मुस्लिम वुमेन इन द फिल्म हैव बीन शोन इक्वल टू मेन। कोई औरत बुरके में नहीं है, बिना किसी रोक टोक के बाहर आ जा रही है। और तो और रहमान डकैत की वाइफ उसको तो चांटा मारती ही है धुरंधर 1 में, धुरंधर 2 में वो हमजा के कैरेक्टर को भी चांटा लगाती है। यालीना और हमजा की शादी के दौरान एक फोटोग्राफर जोक मारता है कि मियां आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो यालीना उसको झाड़ के रख देती है। इस डिग्निटी से दिखाया गया है मुस्लिम औरतों को धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में। ये है मुस्तफा अहमद AKA रिजवान, जिनको आपने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में हमजा का राइट हैंड मैन बनते देखा होगा। एंड दिस इज हिज टेक ऑन बीइंग अ मुस्लिम ऑन द सेट्स ऑफ धुरंधर। आदित्य जी को मेरे साथ काम करने की क्या जरूरत है? फिर अगर वो एक प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर किसी महेश या मुकेश नाम के इंसान को लेंगे। इतना कोई किसी के लिए क्यों करेगा अगर किसी का कुछ ऐसा एजेंडा हो? ये नाम है उन दर्जन भर से ज्यादा कास्ट और क्रू मेंबर्स के जिन्होंने काम किया धुरंधर पे आदित्य धर के साथ। तो ये जो इस लॉबी का जुमला है ना कि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट को प्रोपगेट करती है, और ध्रुव राठी जैसे लोगों का ये जो कहना है ना कि ये फिल्म बड़े ही सटली सेटअप करती है अपने आप को ऑन हिंदू मुस्लिम हेट के प्रेमिस पे, ये अब्सर्ड ही नहीं, ये मंद बुद्धि है। अब अपने ही देश की सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लॉबी अगर इसको हिंदू मुस्लिम हेट प्रोपेगेंडा बताएगी तो इंटरनेशनल प्रेस इस फिल्म के बारे में क्या छापेगी वो पढ़ के बताता हूं। कल्चर मिक्स के लिए कार्ला हे लिखती हैं, द फिल्म शोज ट्विस्टेड एंड वाइल्ड मर्डर्स विद हेटफुल रिटोरिक अबाउट सर्टेन एथनिसिटीज। द मूवी हैज अ लॉट ऑफ हाई बजट स्पेक्टिकल्स इन एक्शन सीन्स, बट द मूवीज ड्रामेटिक सीन्स आर वीक एंड हैव शैलो कैरेक्टर्स। और जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सालों से बॉलीवुड में एक पैटर्न रहा है और आज तक उस पर कोई आउटरेज नहीं हुई, और वो पैटर्न है अबाउट हाउ हिंदू पीपल एंड हिंदू डिएटीज हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन बॉलीवुड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और प्लीज इसको एक हेटफुल नजरिए से मत देखिएगा, इसको एक पैटर्न की तरह लॉजिकली जज करिए। ये है दीपा मेहता की फिल्म फायर। ये फिल्म बेस्ड है ऑन अ 1941 शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था लिहाफ। इस कहानी में एक औरत के बारे में बात होती है जिसका नाम होता है बेगम जान। बेगम जान को अपनी शादी के बाद पता चलता है कि उसके पति को औरतें पसंद ही नहीं है, बल्कि उसके पति को पसंद है जो कि कहानी में भी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, मेन नहीं बॉयज। और यही बेगम जान फिर सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगती है अपनी सर्वेंट की तरफ जो इसकी रोज मसाज किया करती थी, और उस सर्वेंट का नाम था रब्बू। और अब सुनो कि ये कहानी किसकी जबानी बताई जाती है, ये कहानी सुना कौन रहा है हमें। एक छोटी लड़की, एक छोटी बच्ची जो बेगम जान के ही रिश्ते में होती है, और यही बेगम जान इस छोटी बच्ची को भी एक्सप्लॉइट करती है कहानी में। इस कहानी की ऑथर एक मुस्लिम खातून है, और इस कहानी की जो दोनों लड़कियां हैं बेगम जान और साथ ही रब्बू जो एक लेस्बियन रिलेशनशिप में होती हैं, वो भी मुस्लिम है। किसी हिंदू कैरेक्टर का मेंशन ही नहीं है कहानी में, लेकिन दीपा मेहता ने ये कहानी उठाई, इससे इंस्पिरेशन ली और दोनों कैरेक्टर्स का मजहब भी बदल दिया और नाम भी बदल दिया। नाम बदल के रख दिया सीता और राधा। और दीपा मेहता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर दीपा मेहता एग्जैक्टली वही नाम उठा के अपने कैरेक्टर्स को अपनी फिल्म में वो नाम दे देती और उनके बीच में एक लेस्बियन रिलेशनशिप दिखा देती, तो शायद इसका सर इसके तन से जुदा कर दिया जाता। राम तेरी गंगा मैली 1985। एक पंडित ओम नमः शिवाय का चांट करता है बिफोर मोलेस्टिंग अ गर्ल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मदर इंडिया में सुखी लाला पूजता है देवी माँ को बिफोर मोलेस्टिंग अ वुमन। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने हाथ पर बिल्ला नंबर 786 पहनकर घूमते हैं, ये हर किसी को पता होगा। और अमिताभ बच्चन का भगवान से मंदिर जाने से 36 का आंकड़ा होता है, ये भी पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है बिल्ला नंबर 786 का मतलब क्या है? नंबर 786 रिप्रेजेंट करता है द अरेबिक फ्रेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। और फिल्म में अमिताभ बच्चन कहां पर खड़े होकर ये बिल्ला पहनते हैं पहली बार? राइट इन फ्रंट ऑफ अ शिव टेम्पल। उसमें एक आदमी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन 786 कोई चूम के देता है, वो लेके आता है और उसकी जान भी बचाता है। हीरो मंदिर के अंदर नहीं जाता, फिल्म में जाता है तो भगवान से बहस करता है, और बिल्ला नंबर 786 उसको गोली लगने से बचाता है, और जैसे ही वो बिल्ला नंबर 786 उतारता है उसको गोली लग जाती है। जिस दिन उसके हाथ से छूट जाता है वो उसको गोली लग जाती है, लेकिन भगवान को बोलता है जिस औरत ने तुम्हारे सामने माथा टेका ये किया, वो मूर्ति को बोल रहा है कुछ क्या मिला उसको। रहीम चाचा कौन है फिल्म में? गरीबों का मसीहा। फिल्म में विलेन का क्या नाम है? समंत, जो कि एक हिंदू नाम है। इस दौरान की फिल्मों में एक प्योर और पायस ऑल नोइंग फकीर और एक हिंदू विलेन जो हमेशा तिलक लगा के रखेगा या त्रिपुंड बना के रखेगा, वो स्टेपल होता था। सलीम जावेद और कादर खान के द्वारा लिखी गई मैक्सिमम फिल्में जो 70s और 80s में आई, उनमें से मैक्सिमम फिल्मों में जो विलेनियस कैरेक्टर्स थे वो हिंदू थे, और जो कोई बहुत ही बढ़िया बंदा है वो मुसलमान होगा। हम मजदूरों का सीना लोहे की दीवार है और ये हमारे हथियार हैं। ये सीन है अमिताभ बच्चन की 1983 फिल्म कुली से, और इस फाइट सीन में हैमर और सिकल से अमिताभ बच्चन साइन बना रहे हैं कम्युनिज्म का, और सुरेश ओबराय के हाथ में क्या है? अ त्रिशूल लाइक वेपन। विद्या बालन की शेरनी में विद्या बालन का कैरेक्टर डायरेक्टली बेस्ड है ऑन रियल लाइफ फॉरेस्ट ऑफिसर KM अभरना, लेकिन फिल्म में विद्या का नाम विद्या विंसेंट कर दिया जाता है, और जिस पोचर को फिल्म में वो मारती है, जिसको कैप्चर करती है, उस पोचर का असली में नाम है, उस पोचर का कैरेक्टर असली में आधारित था एक असली पोचर पे जिसका नाम था असगर अली खान, बट इस पोचर का फिल्म
फिल्म में नाम चेंज करके रख दिया राजन राजहंस। और अगर धुरंधर में गीता से श्लोक ले लिए, उनको बड़े पर्दे पे दिखा दिया, तो वो क्या हो गया? प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिक। लेकिन इससे पहले कोई और शुक्रिया करना चाहता है आपका। ये शॉट है अमन की आशा वाली टाइगर 3 में से, जहां पे सलमान खान को पाकिस्तान में पाकिस्तानी बच्चे जनगण मन गा के सुनाते हैं। और अब ये देखो, ये वो वीडियो है जो पाकिस्तान के बच्चों ने कंपाइल करके बनाई थी, एक मैसेज की तरह भेजा था इंडिया की टुवर्ड्स, कब? जब अभिनंदन साहब का केस हुआ था। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। चकदे बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ अ हिंदू कोच जिनका नाम था रंजन नेगी। शाहरुख खान का नाम चकदे में बदल के रख दिया कबीर खान। रंजन नेगी साहब की असली कहानी में रिलीजियस कोई एंगल था ही नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड था हर चीज। यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस एंगल ऐड करते हुए ये दिखा दिया कि शाहरुख खान और उनकी माँ को उनकी कम्युनिटी से निकाल देते हैं हिंदू सारे, ये बोल के कि तू मुसलमान है, तू देशद्रोही है। राजी फिल्म की कहानी इस कदर मैनिपुलेट कर दी गई थी कि ऑथर को आके ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भैया मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, इन्होंने सब कुछ मैनिपुलेट कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि मुझे डायरेक्टर्स कट दिखाया जाएगा, और उन्होंने क्या किया, उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और दिखाया गया एज इफ किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के लिए लड़ने के लिए। जनगण मन गाया गया था, वहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए था। ना कोई तिरंगा दिखाया गया, ना जनगण में हुआ। अगर उसको सही मायनों में दिखाते तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। हैदर फिल्म में इंडियन आर्मी को ह्यूमन राइट्स अब्यूजर बताया गया है। कश्मीर के मार्तंड सन टेंपल को शैतान की गुफा कह के रेफर करा गया है। ये बंदा है साकिब बिलाल शेख, जिसने हैदर में एज अ सपोर्टिंग कास्ट मेंबर काम किया था और उसके बाद ये मिलिटेंसी की टुवर्ड्स टर्न हो गया था और फिर ये एक शूट आउट में मारा गया। कुछ होता है ना, एसआरके की बेटी हिंदू है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ती है और उसका नमाज कबूल हो जाता है। मिशन कश्मीर में डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बने विक्टिम्स तो दिखाया था ही, लेकिन नाउ लेट मी टेल यू कि विदु विनोद चोपड़ा ने अपनी 2020 में आई फिल्म शिकारा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स में क्या जबरदस्त मैनिपुलेशंस करी है। असलियत में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ न्यूज़पेपर से लेके गली में पोस्टर तक छपे थे कि छोड़ दो कश्मीर। मास और मैसेकर हुआ था दिन दहाड़े कश्मीरी पंडितों का। लेकिन विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म में क्या किया, बड़े ही सॉफ्टली इस पूरे के पूरे मैसेकर पे टच अपॉन किया और आगे बढ़ गया। ये चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जम्मू कैंप्स में कितना बुरा हाल हुआ था बेचारे कश्मीरी पंडितों का जब वो कश्मीर छोड़ के आए थे। ओवरफ्लोइंग टॉयलेट्स, बीमारियां, खाना नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, नर्क जैसे बताए गए थे वो टेंट, और जो हिंदू वहां से छोड़ के कहीं और जाता था उनकी अलाउंस काट लेते थे। लेकिन फिल्म में विदु विनोद चोपड़ा ने जम्मू कैंप्स को, उस नर्क को एक बहुत ही प्लेजेंट प्लेस बताया है और ये भी बताया कि हीरो हीरोइन को वो इतना पसंद था कि वो वहां से ना जाने का डिसाइड करते हैं। सरला भट्ट एक हिंदू नर्स थी जिनको बेरहमी से करके काट दिया गया था। अब बिल्कुल यही कैरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म में बनाया और दिखाया भी, लेकिन सरला भट्ट के साथ जो असलियत में हुआ था, विदु विनोद चोपड़ा की में इतना दम ही नहीं था कि वो दिखा दे कि उनके साथ हुआ क्या था, ऊपर से टच अपॉन करके आगे बढ़ गया। आज तक कश्मीरी पंडितों में आफ्टर देयर एक्सोडस फ्रॉम कश्मीर एक भी डॉक्यूमेंटेड रेडिकलाइजेशन का केस नहीं है। लेकिन फिल्म में विदु विनोद चोपड़ा ने क्या दिखाया, एक हिंदू बच्चा मस्जिद के सामने खड़ा होकर हिंदू स्लोगन्स गा रहा है। ये है इनकी रिसर्च, ये है इनकी मैनिपुलेशंस, और ये है सारे एग्जांपल्स एक्चुअल सॉफ्ट प्रोपेगेंडा के जो पिछले 15-20 साल से नहीं बल्कि लिटरली सिंस द इंसेप्शन ऑफ बॉलीवुड से चल रहे हैं। और ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सच बात तो ये है, इस पे नजर डालना ही नहीं चाहते। नाउ धुरंधर में ऑन द अदर हैंड हर कैरेक्टर सटीक दिखे, हर मिलिट्री और इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑफिसर बिल्कुल सही दिखे, हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जोक बनता ना दिखे, अनलाइक वायरस फिल्म्स। इसीलिए आदित्य धर ने बहुत क्लोजली काम किया, रखा रिसर्च कंसल्टेंट्स को, और वो कौन थे, वेटरन जियोपॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिस्ट आदित्य राजपॉल। There is nothing communal in this film. There is nothing against one community or the other. What is being seen is only the reality, the facts. और इन्हीं के साथ थे रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र शाही। आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस से जाके लाइजन करके कुछ अपने टॉपिक्स निकाले, उस टॉपिक के बारे में आपने डिटेल ली, 26/11 का हो गया, आपका डिमोनेटाइजेशन का हो गया, या आपका IC 814 हाईजैकिंग का हो गया। इन लोगों के अंडर हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी इन धुरंधर 1 and 2। इसीलिए हमारे को धुरंधर 1 और 2 में जो दिखा वो बहुत सटीक है। अतीक अहमद ने खुद कन्फेस किया था, ऑन रिकॉर्ड है ये सरकार के पास, पुलिस के पास आज तक अतीक अहमद की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जहां से वो कहता है कि भैया मेरे को आर्म्स एम्युनिशंस और पैसा आता रहेगा ISI से। इवन दिस डिटेल कि जब अतीक अहमद जेल में था वो बड़े ही शौकीन तरीके से बिरयानी ऑर्डर करवाया करता था, बनवा के खाया करता था, और साथ ही जो उसको परोसते थे वो बिरयानी वो भी जेलर ही थे। अब ये जो एब्सोल्यूट स्पॉट ऑन रिसर्च और रिसर्च इंप्लीमेंटेशन के एग्जांपल मैंने धुरंधर 1 और 2 से आपको दिए, ये इतने ज्यादा स्पॉट ऑन, इतने ज्यादा सटीक हैं कि ये इंटेलेक्चुअल्स को क्या लगेगा, प्रोपेगेंडा। ये होती है एक्यूरेट रिसर्च और उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, किसी कम्युनिटी को अपीज
चीज करने के लिए हर चीज मॉडिफाई कर देना, उसको मैनिपुलेट कर देना, वाटर डाउन कर देने को रिसर्च नहीं बोलते। अब कुछ लोगों का कहना है कि इलियास कश्मीरी तो असलियत में साल 2011 में मारा गया था, तो फिल्म में उसको मोदी सरकार के अंडर अब मरता कैसे दिखा दिया भाई। सबसे पहली बात तो यह कि आदित्य धर ने एज द डायरेक्टर ऑफ बोथ द फिल्म्स अभी तक आज तक की डेट में कहीं भी यह क्लेम नहीं किया है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर धुरंधर में स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ है इलियास कश्मीरी के कैरेक्टर पर। नॉट इवन वंस हैज ही सेड इट नोवेयर। दूसरी चीज, इलियास कश्मीरी के गेटअप से इंस्पिरेशन जरूर ली गई, लेकिन अगर ये मंद बुद्धि जो ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं ये इलियास कश्मीरी के बारे में पढ़ते तो उनको पता लगता कि वो भैया एक लोन वुल्फ था। वो इंडिया के लिए जितना बड़ा सरदर्द था उतना ही सरदर्द वो पाकिस्तान के लिए भी था। और फिल्म में मेजर इकबाल दिल और दिमाग से पाकिस्तान का है। अतीक अहमद जिसके पास साल 2000 में पिंडा और जसकीरत लेने जाते हैं AK-47, उस दौरान यूपी में बीजेपी की सरकार थी और तब यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन थे? राम प्रकाश गुप्ता सीएम थे नवंबर 1999 से अक्टूबर 2000 तक। और फिल्म में जनवरी 2000 में जसकीरत और पिंडा गन लेने जाते हैं, AK-47 लेने जाते हैं अतीक के पास। अब कुछ लोग जबरदस्ती की गलत इंफॉर्मेशन पेल्ट कर रहे हैं और बार बार ये बोल रहे हैं कि उस दौरान जो फिल्म में दिखाया गया राजनाथ सिंह तब बीजेपी से सीएम थे वहां के। जब अतीक अहमद यहाँ सपा का विधायक होता है उस समय पंजाब से रणवीर सिंह आता है उससे हथियार लेने। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय राजनाथ सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अब खुद सोचो कि आदित्य धर को यह पता नहीं होगा कहानी लिखते हुए कि शॉट के दौरान तो फिल्म में बीजेपी की सरकार थी असलियत में, और लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे और फिर मेरे अगेंस्ट, फिल्म के अगेंस्ट कॉल आउट करेंगे। अब अगर आदित्य धर बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए इंटेंशन रखता तो वो ये शॉट कभी नहीं बनाता, क्योंकि भैया इस मैसिव शॉट के दौरान तो सरकार असली में बीजेपी की थी। लेकिन नहीं, सटली उसने इस शॉट के दौरान ये चीज बताने की कोशिश करी कि हाँ भाई अतीक अहमद का दबदबा था उस टाइम भी जब बीजेपी की सरकार भी थी वहां। जमाली को तो पाकिस्तान में एज अ स्पाई 45 साल पहले एम्बेड किया गया था, तो ये तो कांग्रेस ने करा होगा। ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बोलना चाहिए भाई। पर क्या आदित्य धर को एज द राइटर ऑफ द स्टोरी ये बात पता नहीं होगी ये शॉट बनाने से पहले? लेकिन फिर भी उसने 45 साल पुराने स्पाई का एंगल डाला। लेकिन अब अगर इस केस में तुम ये डिबेट करो कि हर सरकार अपनी एजेंसीज को, चाहे वो एजेंसीज उन्होंने खुद ही क्यों ना बनाई हो, इक्वल पावर ऑफ ऑपरेशन नहीं देती है। और शायद जो बीजेपी सरकार ने पावर रॉ को अपने कार्यकाल में दी है वो उस टाइम पर कांग्रेस ने ना दी हो। ये लॉजिकल डिबेट अगर करोगे तो तुम्हारे को भक्त बोल देंगे। साल 2006 से साल 2013 के बीच इंडिया में 42 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 42 टेररिस्ट अटैक्स। और इन्हीं अटैक्स को एड्रेस करते हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस दौरान 2006 से 13 के बीच क्या क्या ट्वीट्स करे वो पढ़ के बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा था डिफिकल्ट टू स्टॉप टेरर अटैक्स ऑल द टाइम। पी चिदम्बरम ने बोला था कि सैफरन टेररिज्म, हिंदुत्व टेररिज्म एक नई चीज है इंडिया में। 2013 में कांग्रेस ने बोला था कि भैया टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए क्या एक सोल्यूशन है, एकमात्र सोल्यूशन है, वो है पाकिस्तान से बातचीत। फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को क्या बोला? हमारे वजीर आजम की खास ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान जाए, मगर ये कब मुमकिन होगा ये फैसला उन पर है। साल 2014 में था। और ये पाकिस्तान अपीजमेंट तब चल रही थी जब नवाज शरीफ ने एक देहाती औरत से कंपेयर किया था किसको? देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। साल 2010 में राहुल गांधी ने यूएस ऑनवॉय को यह बोला था कि लश्कर तैयबा से बड़ा टेरर ग्रुप हिंदू टेररिज्म है। साल 2013 में देन होम मिनिस्टर सुशील कुमार सिंधे ने क्या बोला कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी और हमारे को पता चला कि आरएसएस और बीजेपी टेरर कैंप्स चला रही है इंडिया में। अब मैं कोई प्रो बीजेपी या फिर एंटी कांग्रेस नहीं हूं, जिनको वो समझना है वो समझते रहे, मैं बस आपको पढ़ के बता रहा हूं जो है डॉक्यूमेंट। और अब अगर धुरंधर में ये प्राउडली दोनों पार्ट्स में बोला जाता है कि भैया ये नया हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, तो उसके बारे में द हिंदू जर्नलिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल, क्या लिखते हैं वो बताता हूं। द सीक्वल अटेम्प्ट्स टू आउटडू द ओरिजिनल इन वॉल्यूम एंड वेनम। इनके हिसाब से फिल्म जहर उगल रही है। और आगे लिखते हैं ही फीड्स द ब्लडलस्ट ऑफ अ सेक्शन ऑफ मासेस एंश्योरिंग अ बॉक्स ऑफिस बोनेंजा बट सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, यानी कि आप और मैं, हम सब खून के प्यासे हैं। दिस इज हाउ deranged and off their damn knockers these people are. The portrayal of demonetization in the film, जो सबसे बड़ा कलेश है, सबसे बड़ा बवाल है जिसके आसपास, उसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी के द्वारा करा गया डिमोनेटाइजेशन कितना बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुआ ये हर किसी को पता है। ये चीज इतनी ज्यादा मिसकैलकुलेटेड और इतनी ज्यादा मिस इंप्लीमेंटेड थी कि देश की इकोनॉमिक लाइफ से लेके सोशल लाइफ तक अफेक्ट हुई थी। इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी का अमाउंट जो आदित्य धर ने डाला है फिल्म में, वो भी मेक बिलीव ही है, उसको भी कोई नहीं कह रहा कि सच है। लेकिन फिल्म में आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को स्ट्रिक्टली एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दिखाया है। इकोनॉमिकली वो डिसीजन बहुत अच्छा था, इसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं करा गया है फिल्म। ये तो वही बात हो गई कि हॉलीवुड में वियतनाम वॉर पे एक फिल्म बनती है, उस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि अमेरिकन सोल्जर्स
सोल्जर्स ने वहां पे कैसे सर्वाइव किया, वहां पे कैसे लड़ाई करी, उनकी कंसंट्रेटेड कहानी है। लेकिन फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये बात करने लगते हैं कि बैक होम वियतनाम वॉर के अगेंस्ट तो पूरा का पूरा अमेरिका था, इतना ज्यादा अनरेस्ट हमारी कंट्री में हुआ था। बट द फिल्म इज फोकस्ड ऑन व्हाट हैपेंड विद द अमेरिकन सोल्जर्स ऑन द बैटल ग्राउंड इन वियतनाम। जस्ट लाइक दिस नोबडी इज डिनाइंग कि डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए एक नाइटमेयर था, इकोनॉमिक नाइटमेयर था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आदित्य धर को डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक को कैसे डील करना है, अपनी लिखी हुई कहानी में कैसे दिखाना है, अपनी बनाई गई फिल्म में, ये उसकी चॉइस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चॉइस थी शौर्य फिल्म के डायरेक्टर समर खान की, जिसने अपनी फिल्म में इंडियन आर्मी के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स को क्या बताया था, खूंखार कट्टर हिंदूज। बिल्कुल वैसे ही जैसे विशाल भारद्वाज और विदु विनोद चोपड़ा की चॉइस थी कि अपनी फिल्मों में मिलिटेंसी और टेररिज्म को, कश्मीर में जो चल रहा है उसको सिंपैथाइज करा जाए और हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो अपनी लाइफ लाइन पे लगाती हैं उनको दिखाया जाए कि ये परपेट्रेटर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राइटर्स कादर खान और सलीम जावेद की ये चॉइस थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रो इस्लाम कैरेक्टर्स बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा एंटी हिंदू डायलॉग्स लिखे जाए और साथ ही एंटी हिंदू कैरेक्टर्स लिखे जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमार हिरानी की ये चॉइस थी कि वो हिंदू गॉड्स का कैसे मजाक बनाएगा, उनको कैसे पोर्ट्रे करेगा पीके में। इन सारी चीजों के आसपास कहां चली जाती है प्रोपेगेंडा की बात और सिंपली हर चीज को ब्रश ऑफ कर दिया जाता है अंडर द रग, ये बोल के कि भैया ये तो डायरेक्टर का क्रिएटिव लिबर्टी है, उसकी चॉइस है, तो भैया आदित्य धर की भी चॉइस है ना। लेकिन आज एक फिल्म जो फैक्ट्स को लेके एक ऐसी दुनिया बना देती है जहां फिक्टिशियस घटनाएं घटती हैं, जो कि बिल्कुल भी नई चीज नहीं है, ये डायरेक्टर्स हमेशा से करते आए हैं, लेकिन मच जाता है क्या हाहाकार। एट द सेम टाइम दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉलीवुड नेक्सस व्हिच वाज वंस रन एंड फ्यूल्ड बाय दाऊद्स मनी। इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का जो हाल दिखाया गया है, किस और फिल्म में आज तक बॉलीवुड में इतना एक्सप्लिसिटली दिखाया है वो बता दो मुझे। दाऊद की करतूतों को मैक्सिमम गैंगस्टर फिल्मों में क्या करा गया है, ग्लोरीफाई आज तक। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या है, धुरंधर। ये इंग्लिश में 250 ग्राम बातें यहां चोद दी, आधा किलो बातें वहां चोद दी, लेकिन इन बातों का इन फैंसी वर्ड्स में लिखे रिव्यूज का कोई मतलब नहीं बनता। और चलो एक बारी को लेफ्ट विंग और राइट विंग छोड़ देते हैं और इस सवाल पे ध्यान देते हैं कि क्या आदित्य धर जैसा डायरेक्टिंग टैलेंट हमारे बॉलीवुड को चाहिए या नहीं चाहिए इस टाइम। क्या हमें और मिलन मिलाप जावेरी, फराद सामजी जैसे लोग चाहिए? क्या हम और साजिद नाडियाडवाला और पूजा एंटरटेनमेंट जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के प्रोडक्ट्स देखना चाहेंगे? क्या हम शाहरुख, सलमान, ऋतिक जो कंप्लीटली बुढ़िया चुके हैं लेकिन अपने स्टारडम को, अपनी जवानी को वो छोड़ना नहीं चाह रहे और अभी भी एज अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं कर रहे, उनको स्पाइंग करते हुए या फिर स्पाइंग और एस्पियोनाज का मजाक बनाते हुए देखना चाहेंगे? क्या हम टाइगर श्रॉफ का बेसिर पैर का ऊत बिलाओ एक्शन देखना चाहेंगे? या फिर हमें एक आदित्य धर जैसा डायरेक्टर चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द मोमेंट, जो सारी की सारी इंडस्ट्री को सीधा कर दे, सारे डायरेक्टर्स को आईना दिखा दे। ये डायरेक्टर अपनी लीनिंग्स दिखाने से डरता नहीं है, ही स्पीक्स व्हाट is on his mind and he portrays that in his films too. ये हमें चाहिए। This is what Hollywood has always had and we have always had it missing. इस बारे में सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करते जाना। मामा मियां लजाने पपी, बाय बाय।